हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ PYQs या फिर जिन्हें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कहते हैं वो देखेंगे। ओके, तो अब देखो, क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर रॉन्ग क्यों है, अगर आप वो नहीं पता कर पाते हो तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड आई डोंट थिंक यू वांट दैट। सो आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस तो किसी भी हालत में आपको करने ही चाहिए। ये तो बहुत मिनिमम बात कर रही हूँ। अगर आप अभी अपने ग्रेजुएशन या PG में हैं और आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस कीजिए। और जो ऑलरेडी जिनका MSc हो चुका है, PG हो चुका है, उन लोगों को तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज उसी पे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये आंसर इसका क्यों आया। लेकिन आप भी खुद से थोड़ा ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, एंड देन मूव ऑन टू द सोल्यूशन। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या क्या है ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन इज no primer is required for polymerization. B. Polymerization does not have proofreading activity. C. Newly synthesized strand starts falling off the template before complete RNA is synthesized. D. RNA synthesis requires DNA topoisomerase action. ठीक है, और ये हमारा गेट का क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है। मतलब वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर है जो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में सेम है। एक तरह से इसका यही मीनिंग है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है इसमें से? अपना टाइम लीजिए सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं, मैक्स टू मैक्स 60 सेकेंड्स। दैट शुड बी द टाइम लिमिट जो आप लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ले लीजिए अपना टाइम, नो हरी in that thing. देखिए, इसका आंसर जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा RNA synthesis requires DNA topoisomerase action। जैसे हमारा RNA synthesis को topoisomerase का एक्शन लगता है, वैसे जैसे हमारे रेप्लिकेशन में लगता है। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें जो कि दोनों में देखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी देखें, दूसरे स्टेप्स के बारे में देखें, जैसे कि नो प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन। अब देखो, फर्स्ट स्टेप कैसे कैंसिल हो जाता है कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें प्राइमर नहीं लगता, बट रेप्लिकेशन में प्राइमर लगता है। ये आप ध्यान रखिए। अगर आपने प्रोसेस पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ पढ़ा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही हमारा हो गया, आउट हो गया। बी, पॉलीमराइजेशन डज नॉट हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। दोनों में प्रूफ रीडिंग होती है, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों प्रोसेस में होती है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है पॉलीमराइजेशन डज नॉट हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, मतलब हमारे रेप्लिकेशन की वो कह रहा है कि उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती, तो ये बिल्कुल ही गलत है, तो ये भी नहीं होगा। सी क्या है? न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड स्टार्ट्स फॉलिंग ऑफ द टेम्पलेट बिफोर कंप्लीट RNA सिंथेसाइज। तो अब ये जो स्टेप है ना कि हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो गिरता रहता है जब तक कंप्लीट RNA नहीं बन जाता, तो ये वाला स्टेप हमें ट्रांसक्रिप्शन में देखने मिलता है, ना कि हमारे रेप्लिकेशन में। तो ये सिमिलर नहीं है उससे, तो इसलिए ये वाला भी हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो अब हमारा ऑप्शन क्या है? RNA सिंथेसिस रिक्वायर्स DNA टोपोआइसोमरेज एक्शन। ठीक है, तो ये आपको मिल गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, देखिए गेट का क्वेश्चन है ये, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट कितनी इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक बार हम देख लेते हैं कि टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी किस तरह से होती है। अब जैसे कि दोनों प्रोसेस में कैसे होती है, जैसे अब ये हमारा, ये किसका डायग्राम है? ये DNA रेप्लिकेशन हो रहा है।
ठीक है। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन में ये दिख रहा है, ये आपको, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ये हमारा टोपोआइसोमरेज एक तो ऐसे वर्क करता है कि हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड पे भी वर्क करता है। जब हमारा सेपरेशन होता है तो कभी कभी ओवर कॉइलिंग होने के चांसेस होते हैं खुलते टाइम स्ट्रैंड्स के, तो उस जगह पर हमें उसको रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे अभी आपको दिख रहा है कि जैसे ये अभी हमारा खुल रहा है, तो कोई भी रिंग जब खुलती है या कोई भी ऐसा जो स्प्रिंग जैसी जो चीज़ें होती है वो खुलती हैं, तो कैसे उसमें प्रॉब्लम होते हैं, वाइंडिंग हो जाती है, उसमें ओवर वाइंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे वाइंडिंग होकर ये बड़ा सा लूप बन गया है। तो ये कितना हमारे जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये उसको हिंडर करेगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एंड वी डोंट वांट दैट। तो उसके लिए देयर इज़ दिस अनदर टोपोआइसोमरेज, जो फिर हमारा जो ये लूप फॉर्म हो गया है या हमारी जो सुपर कॉइलिंग हो गई है, उस सुपर कॉइलिंग को हमारा ये टोपोआइसोमरेज यहाँ से निकाल देता है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में टोपोआइसोमरेज का रोल। अब वही हम ट्रांसक्रिप्शन में देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन भी सिमिलर प्रोसेस है, बस इसमें हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सिर्फ एक टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ होता है और हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। ये हो गई हमारी प्रोसेस जो होती है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर। अब जब ये प्रोसेस होती है तो जैसे यहाँ पे भी हमारा डीएनए स्ट्रैंड जब ओपन हो रहा है, ये जब बबल बना रहा है, तो इन स्ट्रैंड्स में स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस क्यों जनरेट होता है, खुल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे कॉइलिंग ज़्यादा हो जाएगी। ओवर कॉइलिंग होने की वजह से ये देखो, जैसे यहाँ पर ये कॉइलिंग हो गई है और कॉइल करने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया है, एक रिंग बन गई है, मतलब हमारे स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। एंड अगर प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन, प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन कोई भी प्रोसेस करना हो तो ऐसा गड़बड़ जो है ये होनी ही नहीं चाहिए। तो इसको निकालने के बाद हम इसे रोक तो सकते नहीं हैं, बिकॉज अनवाइंडिंग होना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर हमारे पास आ जाता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम, और वो आके ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, इस रिंग को हटा देता है और इसको ये सिंगल बना देता है। जैसे ये है वैसा ही ये बन जाएगा अभी हमारा ये वाला स्ट्रैंड भी इन द प्रेजेंस ऑफ टोपोआइसोमरेज। तो आप देख रहे हो कि कैसे सिमिलैरिटी है इस एक्शन की दोनों ही प्रोसेसेस में। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट हैव अ मैकेनिज्म दैट चेक्स टू मेक श्योर दैट द राइट मोनोमर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पॉलीमर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जो चेक करता है कि हमारा राइट मोनोमर इनकॉर्पोरेट हो रहा है पॉलीमर में, मतलब राइट जो बेसिक यूनिट है वो इनकॉर्पोरेट हो रही है कि नहीं एक पूरा स्ट्रैंड या एक पूरा पॉलीमर बनाने के लिए। तो इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है? पहला ऑप्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड ऑप्शन है डबल स्ट्रैंडेड रोलिंग सर्कल डीएनए सिंथेसिस। थर्ड ऑप्शन है आरएनए सिंथेसिस एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सीशन रिपेयर डीएनए सिंथेसिस। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, गेट का क्वेश्चन है ये आपका। तो अब आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, कोशिश कीजिए। अगर आपने इसमें से एक भी प्रोसेस पढ़ा हुआ होगा, इवन अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा हुआ होगा, तो इससे से आप थोड़ा बहुत इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी आपको, दैट्स फॉर श्योर। चलो ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो इसका जो आंसर है हमारा, इसका आंसर है आरएनए सिंथेसिस। अगर आपको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रॉपरली पता है किसकी, हमारे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसकी, तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब वो कैसे, ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये हर प्रोसेस का एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी कि ये आंसर हमारा क्यों आया है। तो सबसे पहले मैं आपको आरएनए सिंथेसिस का बताती हूँ कि आरएनए सिंथेसिस में प्रूफ रीडिंग कैसी होती है। तो आरएनए सिंथेसिस के टाइम पर हमारा यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे दो टाइप की एडिटिंग होती है सिर्फ। एक है फॉस्फोरोलाइटिक एडिटिंग
और दूसरी है हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट यूज़ करता है, जो इसकी एक्टिव साइट है, और वो एक्टिव साइट को यूज़ करके वो कैटेलाइज करता है रिमूवल ऑफ द इनकरेक्टली इंसर्टेड राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ पीपीआई। मतलब हमारा पायरोफॉस्फेट को वो इंसर्ट कर देता है किसके ऊपर, हमारे इनकरेक्टली जो इनकॉर्पोरेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड है। मतलब देख लो, आप समझ रहे हो कि हमारा न्यूक्लियोटाइड जब ऑलरेडी ऐड हो जाता है किसमें, हमारी एमआरएनए की चेन में, जब हमारी एमआरएनए की जो चेन सिंथेसाइज हो रही है उसमें जब राइबोन्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो जाता है तो हमारा एंजाइम उसे चेक करता है, उसे गलती लगती है तो वो क्या करता है, पायरोफॉस्फेट ऐड करता है। उस पायरोफॉस्फेट को ऐड करने की वजह से जो हमारा इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो हो जाता है डिस्कार्ड या निकल जाता है, और उसकी जगह पे फिर हमारा एक नया जो न्यूक्लियोटाइड है जो सही है वो ऐड किया जाता है, और फिर एंजाइम उसे वहाँ पे उसे बाइंड कर देता है। तब ये हमारी हो गई पहले टाइप की एडिटिंग। दूसरी एडिटिंग है हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। तो अब इसमें क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज बैक ट्रैक करता है 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड तक, मतलब उसने एमआरएनए बना दिया, उसके बाद वो 2-3 न्यूक्लियोटाइड तक जाएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज, और वो चेक करेगा कि ये सही है कि नहीं। अगर उसे लगा इसमें गड़बड़ है या एरर है सीक्वेंस के अंदर तो वो पूरे आरएनए प्रोडक्ट को ही निकाल देता है। तो ये हो गई हमारे हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। तो अब खुद समझ लो कि इसमें मोनोमर को चेक नहीं किया जा रहा है। मोनोमर क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, उसको चेकिंग कर ही नहीं रहा है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, वो उसको कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ये वाला तो ऑलरेडी आउट हो गया हमारा। तो एक्चुअली हमारा आंसर ऐसे मिल जाएगा हमें डायरेक्टली। बट अगर हमें थोड़ा और पता करना है कि दूसरे प्रोसेसेस में कैसे होता है एग्जैक्टली प्रूफ रीडिंग, और वहाँ पे कैसे हमारे मोनोमर्स पता करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। अब जब हमारा ये जो है ये दूसरा स्टेप, ये दूसरे इसका है, अब ये किसके लिए मैं बता रही हूँ, ये आपको रीजनिंग, ये मैं आपको बता रही हूँ हमारे इस वाले प्रोसेस के लिए। क्या है वो, डबल स्ट्रैंडेड रोलिंग सर्कल डीएनए सिंथेसिस। एक तरह से हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है या डीएनए सिंथेसिस है उसमें किस टाइप की प्रूफ रीडिंग होती है वो। तो अब जो उसमें प्रूफ रीडिंग होती है वो डीएनए पॉलीमरेज कैरी करता है हमारा, ठीक है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तब करता है फर्स्ट प्रूफ रीडिंग स्टेप जब वो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के पहले, मतलब हमारा जब नया न्यूक्लियोटाइड चेन में ऐड हो रहा है इनटू द ग्रोइंग चेन, तब हमारा डीएनए पॉलीमरेज उस चीज़ को चेक करता है। फिर द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर द मूविंग पॉलीमरेज दैन डज द इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि हमारे जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है हमारे डीएनए पॉलीमरेज के साथ। समझ रहे हो आप मेरी बात, समझो ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो अब डीएनए ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग किसके साथ ज़्यादा है, इसकी बाइंडिंग हमारे करेक्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड। तो वो उसी को ही आने देगा, उसी को ही आने देगा बस, ठीक है। An incorrectly bound nucleotide is more likely to dissociate during this step than the correct one. तो ऑब्वियसली अगर वो उसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो हमारा जो इनकरेक्टली बाउंडेड अगर न्यूक्लियोटाइड होगा भी तो वो तुरंत ही निकल जाएगा उस स्टेप पर ही। तो दिस स्टेप therefore allows the polymerase to double check the exact base pair geometry before it catalyzes the addition of the nucleotide. एक तरह से ये जो स्टेप है हमारा, ये फिर हमें पॉलीमरेज को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है डबल चेक करने के लिए कि हमारा मतलब एक तरह से बेस पेयर की ज्योमेट्री प्रॉपर है कि नहीं और करेक्ट बेस पेयर ऐड हो रहा है कि नहीं। पहले उसको ऐड करने के पहले, न्यूक्लियोटाइड के एडिशन के पहले ही ये प्रोसेस हमारा हो जाता है। तो आपको इससे ही समझ आ गया कि ये वाला स्टेप ऑलरेडी हमारा राइट है, मतलब इसमें हो रही है हमारी ऐसी प्रूफ रीडिंग जिसमें मोनोमर को पहले चेक किया जाता है हमारे पॉलीमर में ऐड करने के पहले, ठीक है। तो इसलिए वो ऑप्शन का तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा जब हमारे ये सिंथेसिस होती है प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, प्रोटीन सिंथेसिस था। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये स्टेप होता है।
तो अब हमारा यह प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे होता है, तो हमारे पास एक होता है अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, क्या होता है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब इसका फंक्शन क्या है ना, ये स्पेसिफिक होता है, जो हमारा अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज है वो जो अमीनो एसिड होता है, मतलब ये एमआरएनए है, इस पे ये क्या हो गया हमारा अमीनो एसिड। ठीक है, तो वो इसके लिए भी स्पेसिफिक है। ठीक है, और साथ साथ में जो टीआरएनए है जिसके ऊपर हमारा एक एंटीकोडॉन होगा उसके लिए भी ये स्पेसिफिक होता है। तो दोनों की स्पेसिफिसिटी वो डिसाइड करता है, वो देखता है, वो दोनों को चेक करता है, हमारे एमआरएनए को और हमारे टीआरएनए को। ठीक है, तो अगर हमारा प्रोटीन बनना है तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये मोनोमर है हमारा एमआरएनए का जो कोडॉन है, ये इसी से हमारा अमीनो एसिड बनेगा। तो एक तरह से ये पहले ही इसकी चेकिंग कौन कर लेता है, अमीनो असाइल टीआरएनए। और अगर वो उसे अब आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है। तो ये इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन भी हो गया, आउट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है इन एक्सीशन रिपेयर। अब एक्सीशन रिपेयर जो है, ठीक है, ये किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर, डैमेज डीएनए के अंदर। ऑलराइट, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन था एक्सीशन रिपेयर। ठीक है, तो एक्सीशन रिपेयर आंसर क्यों नहीं है, यही हम देख रहे हैं कि इसका जो डैमेज डीएनए होता है उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, वो रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है और फिर रिमूव कर देते हैं एज फ्री बेसिस और एज न्यूक्लियोटाइड, जिस भी वे में इसे रिमूव कर दिया जाता है। अब जब हमारा ये रिमूवल हो गया हमारे गलत न्यूक्लियोटाइड का या डैमेज डीएनए का, तो उसके बाद में वापस हमारे कौन आते हैं फंक्शन में, वो है डीएनए पॉलीमरेजेस। अब जैसे कि अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें उसमें आता है डेल्टा और एप्सिलॉन, जो हमारे डीएनए पॉलीमरेजेस है, ये यूकैरियोट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यूकैरियोट्स में ये दोनों हैं, तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, रीसिंथेसाइज करेगा जो बेसिस रिमूव किए गए। तो अब जैसे मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के वाले स्टेप में भी बताया था अभी कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज पहले देख लेता है कि गलत ऐड ना हो जाए, तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ही आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, बस इसमें फ़र्क क्या है, पहले एक्सीशन हो गया गलत वाले डीएनए का, फिर रिपेयर करने के लिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज आ गया, पर उसकी प्रूफ रीडिंग तो सेम रहेगी, है कि नहीं। तो अब ये भी इसीलिए हमारा हो गया आउट। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस वो स्टेप था जिसके अंदर प्रूफ रीडिंग के अंदर ये नहीं होता है कि पहले मोनोमर को चेक किया जाता है, उसमें नहीं होता है ये, बाद में अगर गलती हो गई तो बाद में उसको हटा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड। अब थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन RNA's edge removes all of the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to the DNA end. This is because, अब वो बोल रहा है कि जब RNA's edge है, मतलब हमारा जब सिंथेसिस होता है किसका, DNA का, DNA रेप्लिकेशन के टाइम पर, तब हमारे प्राइमर्स अटैच्ड होते हैं उस पर, राइट। तो हमारे प्राइमर्स को कौन निकालता है, RNA's edge। तो वो बोल रहा है कि RNA's edge का क्या फंक्शन है, वो पूरा RNA प्राइमर निकाल देता है, बस एक राइबोन्यूक्लियोटाइड जो DNA से लिंक्ड है उसको छोड़ देता है। तो इसका क्या रीज़न है, फर्स्ट ऑप्शन है इट कैन डिग्रेड RNA एंड DNA फ्रॉम द 5' एंड, बी इट कैन ओनली क्लीव बॉन्ड्स बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, सी activity of RNA's edge is inhibited by the presence of duplex containing both strands as DNA. Fourth, it can degrade RNA and DNA from their 3' end. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आप इसमें से कुछ ऑप्शंस को कट आउट कर सकते हो, कुछ अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करके थोड़ा कोशिश कीजिए। ये CSIR नेट जून 2019 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीसेंट वाला क्वेश्चन है ये। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब तक, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की।
चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा ऑप्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इट कैन डिग्रेड RNA एंड DNA फ्रॉम देयर 5' एंड, ठीक है। लेकिन डिग्रेड RNA एंड DNA, पहली बात तो ये करेगा ही नहीं ऐसा, दोनों को डिग्रेड क्यों करेगा? RNAs है ना ये। RNAs का फंक्शन क्या होता है? RNAs का वो सिर्फ RNA को डिग्रेड करता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका पहले ही चला गया। दूसरा क्या है? इट कैन ओनली क्लीव बॉन्ड्स बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें सही तो है, पर अगर इस चीज़ का आंसर हम पूछें, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्या ये उससे मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं ना। कर रहा है क्या? कर रहा है, कर रहा है। आपको थोड़ा कंफ्यूज किया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या? देखिए, इट कैन ओनली क्लीव बॉन्ड्स बिटवीन 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एक्चुअली यही इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि हमारा देखो अब क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट द राइबोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टली लिंक टू द DNA एंड। तो अब वो क्या कर रहा है? वो ऐसे बॉन्ड्स को क्लीव करता है जो हमारे 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में है। तब जो DNA है, DNA के और RNA के बीच में जो बॉन्ड होगा वो 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में तो नहीं कहलाएगा। एक होगा हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा होगा हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इसीलिए वो उसे छोड़ देता है, वो नहीं क्लीव करता। अब ये तो हमारा आंसर मैंने आपको बता दिया। बाकी दोनों ऑप्शन भी हम देख लेते हैं एक बार। Activity of RNase H is inhibited by the presence of duplex containing both strands as DNA। जो एक्टिविटी है RNase H की, वो इनहिबिट हो जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ डुप्लेक्स कंटेनिंग बोथ स्ट्रैंड्स एज DNA। अब देखो इसका जो लॉजिक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं और ये ऑप्शन का कोई लॉजिक है? यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे ये कुछ मैच नहीं करता इसका लॉजिक, तो ये हमारा ऑप्ट हो गया आउट, इसलिए ये भी आउट हो गया। इट कैन डिग्रेड RNA एंड DNA फ्रॉम दैट 3' एंड, तो ये भी आपको मैंने जैसे यहाँ पे बोला, वो DNA को कर ही नहीं सकता डिग्रेड, वो नहीं कर सकता DNA को डिग्रेड, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? आउट हो गया। या तो आप ऐसे ऑप्ट आउट कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा और डायग्रामेटिकली आपको समझ आएगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये है हमारा DNA टेम्पलेट, ओके, और ये है हमारा न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है, और ये था हमारा RNA प्राइमर। तो अब RNase H आता है। RNase H क्या करता है? ये जैसे ये जो है, ये हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये आपको क्लियरिटी है ना कि ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं RNA में, और DNA में होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ओके। तो RNase H सिर्फ इनके बीच का बॉन्ड तोड़ सकता है। जैसे A और U है, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, U और G है, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि वो 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड तोड़ता है। इसीलिए जब हमें मिलता है रिजल्ट, तो हमें क्या मिलता है? RNase H की एक्टिविटी के बाद सारी चीज़ें चली गई, पूरा RNA चला गया, पर लास्ट वाला बच गया। वो क्यों नहीं टूट पाया? क्योंकि ये RNase H यहाँ पे इस बॉन्ड पे एक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये हमारा था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और ये है राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो इन दोनों के बॉन्ड को वो नहीं ब्रेक कर पाया, तो ये लास्ट का बच गया, ठीक है। तो ये है हमारा, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, इनका एक्सप्लेनेशन हो गया, तो आप इनको अच्छे से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊँगी आपके लिए, ओके। एंड इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू माई चैनल, subscribe it, give a like to the video, or you can type something in the comment section. That would be great. So that's all for today. Thank you guys. See you in the next video.